हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन 9, 10th, 11th के यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। मैं रीमा घई, आपकी एसएसटी एजुकेटर, लेके आई हूँ क्लास 10th वालों के लिए वही वाला चैप्टर जो आपने लास्ट लेक्चर के कमेंट्स में लिखा था, यानी कि ज्योग्राफी का पहला चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। हमने इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट किया, पावर शेयरिंग कर लिया, सिविक्स का। अब बारी है ज्योग्राफी के पहले चैप्टर की। तो ये आज उसका लेक्चर 1 है। हम 2 लेक्चर्स में इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। लेकिन ये चैप्टर बहुत ही पप्पी लेने वाला चैप्टर है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। मैं आपको बीच बीच में बताती जाऊंगी क्या क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वो आप नोट कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। हम यहाँ पे आपको मिलते रहेंगे और आपको एजुकेशन बांटते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो आज हम कर रहे हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले अपनी प्रथा को निभाते हुए रिसोर्सेज शब्द का मतलब जान लेते हैं। तो वी ऑल नो, वी हैव रेड इन क्लास 9th इन पीपल एज अ रिसोर्स चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स कि रिसोर्सेज का मतलब होता है एनीथिंग विच सैटिस्फाइज ह्यूमन नीड, जो ह्यूमन की प्यास, मतलब नॉट दैट प्यास, मतलब ह्यूमन की नीड को बुझाए, वो होता है रिसोर्स। सैटिस्फाई करे, वो होता है रिसोर्स। गर्मी लग रही है, एसी चला लिया, रिसोर्स। भूख लग रही है, खाना खा लिया, रिसोर्स। किसी चीज़ की क्रेविंग हो रही है, मज़ा आ रहा है जैसे मोमोज खाने का मन कर रहा है, रिसोर्स। कुछ भी जो आप चाहते हो और वो आपकी उस चाहत को सैटिस्फाई कर रहा है, वो आपके लिए रिसोर्स है। अब हमने एनीथिंग पढ़ा था, लेकिन हमने फिर उसके बाद पीपल एज अ रिसोर्स यानी कि ह्यूमन रिसोर्स के बारे में भी पढ़ा। तो ये तो हो गया रिसोर्स शब्द का मतलब। फिर हम बात करेंगे डेवलपमेंट की। तो ये तो हमने पूरा चैप्टर डेवलपमेंट का समझा हुआ है। डेवलपमेंट का मतलब होता है बढ़ोतरी, तरक्की, इंप्रूवमेंट, ग्रोथ। इन शॉर्ट अगर बोलें तो ग्रोथ। ठीक है, तो चलिए लेट्स बिगिन विद आवर चैप्टर रिसोर्स। एवरीथिंग अवेलेबल इन our environment that can be used to satisfy our need, which is technologically accessible. First point. Economically feasible. Second. And culturally acceptable. Third. Can be termed as a resource. तो anything which satisfy human needs is a छोटे बच्चों वाली डेफिनेशन। एंड 10th क्लास में जब आप आ जाते हो और आपको बोलते हैं 3 नंबर में रिसोर्स की डेफिनेशन बताइए, तो 3 नंबर में ये रहे 3 पॉइंट्स। रिसोर्स क्या है? जो पहली बात तो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो। एक्सेस का मतलब होता है विद इन द रीच। मैं लिख देती हूँ, एक्सेसिबल का मतलब होता है विद इन योर रीच, यानी कि ये जो टेक्नोलॉजी है वो आपके रीच के अंदर हो। इकोनॉमिकली फीजिबल यानी कि इन लेस अमाउंट अवेलेबल हो, लोग उसको अफोर्ड कर पा रहे हो। कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब कि हमने रिसोर्स तो यूज करना शुरू कर दिया, हमारी नीड को वो सेटिस्फाई भी कर रहा है, लेकिन कल्चर उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने पीके मूवी देखी होगी, वो फुल ऐसे दारू लेके जा रहा होता है अपने हाथों में और मज़ार में, तो वो लोग ऐसे उसके पीछे डंडा लेके भागते हैं। तो कल्चर उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, उस नीति को, उस प्रोसेस को। तो वो नहीं होना चाहिए बस उस रिसोर्स को यूज़ करते हुए या उस रिसोर्स में। अदरवाइज वो सारे रिसोर्स हैं जो टेक्नोलॉजिकली एक्सेप्टेबल हैं, एक्सेसिबल मतलब कि विद इन आवर रीच है, इकोनॉमिकली फीजिबल है एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल भी है। क्लियर? एकदम क्लियर। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। लेट मी टेल यू फर्स्ट, ये पूरा का पूरा टॉपिक डिलीटेड है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में भी चार्ट के ऊपर सारे के बारे में लिखा हुआ है। तो मैं आपको इन डेप्थ जाके एक्सप्लेन नहीं करूंगी। इन डेप्थ जाना मतलब 15 मिनट से इस पे लगाना। मैं आपको 5 मिनट में सारे के सारे रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन इन शॉर्ट बता रही हूँ, एंड देन हम आगे बढ़ेंगे। और मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि 1 मार्कर क्वेश्चन इसमें से आ जाता है, एमसीक्यू है ना, वो आ जाता है। तो हम 4 बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं रिसोर्स को। हम यहाँ 2 बेसिस पढ़ेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में हम 2 बेसिस पढ़ेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, ऑन द बेसिस, तो यहां पे हम बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, 2 हैं,
सबसे पहला जो है बच्चा वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, और दूसरा जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी। आओ देखते हैं कि इसमें दोनों में क्या क्या आता है। तब तक आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि कौन कौन आता है बच्चों ओरिजिन में। दो आते हैं, है ना। पहला बायोटिक और दूसरा अबायोटिक। ठीक है, अब बायोटिक में कौन हो गए मेरी जान? ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो भी लिविंग है वो इसमें आएंगे। ठीक है, और अबायोटिक में आएंगे सारे के सारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सिंपल। लिविंग ये तो बचपन में पढ़ा है हमने, लिविंग हो गया सांस लेते हुए, और नॉन लिविंग चेयर टेबल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसमें एनिमल्स प्लांट्स आ गए। ठीक है, चलो जी, अब आ गई एग्जॉस्टेबिलिटी। एग्जॉस्टेबिलिटी के बेसिस पे भी दो हैं। पहला हो गया रीन्यूएबल, आपने ये अपनी साइंस में भी पढ़ा है, 8th की एसएसटी में भी पढ़ा है, और ये हो गया नॉन रीन्यूएबल। तो रीन्यूएबल कौन से हो गए बच्चों? रीन्यूएबल जो रिन्यू हो जाए इजीली, है ना, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, है ना, तो ये सारे रिन्यू हो जाते हैं। नॉन रिन्यूएबल में कौन आ गया आपका? जो बहुत समय लगाते हैं रिन्यू होने में, बहुत समय, तो फॉसिल फ्यूल आ गए इसमें आपके। ठीक है, फॉसिल फ्यूल। चलो, तो ये हो गया आपका दो क्लासिफिकेशन। ओरिजिन के बेसिस पे बायोटिक का बायोटिक 1 मार्क्स में आ सकता है, बार बार बोल रही हूँ 1 मार्क्स में आ सकता है, तो बायोटिक का बायोटिक हो गया। और दूसरा हो गया बेटा एग्जॉस्टेबिलिटी, इसमें आ गया रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल। तो रीन्यूएबल जो बहुत जल्दी रिन्यू हो जाए, और नॉन रीन्यूएबल जो काफी समय ले रिन्यू होने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ गए ऑन द बेसिस ऑफ तीसरा हो गया ओनरशिप। ठीक है, ओनरशिप के बेसिस पे। और फिर चौथा हो गया स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेस पे। ठीक है, अब अगर हम देखें ओनरशिप के बेस पे, तो ओनरशिप में आपके आगे भी दो, नहीं चार। पहला हो गया इंडिविजुअल रिसोर्स। देखो, ओनरशिप मतलब ओन करना, रिसोर्सेज जो आप ओन कर रहे हो वो कहलाते हैं ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप। तो इंडिविजुअल रिसोर्स क्या हो गया? देखो मेरे हाथ में ये स्टाइलस है, ये मेरा स्टाइलस है, तो ये इंडिविजुअल रिसोर्स हो गया। ये माइक है, ये मेरा रिसोर्स है, ये इंडिविजुअल रिसोर्स हो गया। सेकंड आपका आता है कम्युनिटी रिसोर्स। कम्युनिटी रिसोर्स कौन से रिसोर्स होते हैं? जो पूरी कम्युनिटी ओन करे, यानी कि जो ग्रुप ऑफ पीपल ओन करते हैं ना, उन्हें हम बोलते हैं कम्युनिटी रिसोर्स, यानी कि बहुत सारे ग्रुप वाले। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपके एरिया में एक पार्क होगा, जैसे अपार्टमेंट में अगर कोई रहता है, आप में से कौन कौन रहता है अपार्टमेंट में भाई? है, हाँ देखो, तो अपार्टमेंट में अगर आप रहते हो, उस अपार्टमेंट में एक मंदिर होता है, उस अपार्टमेंट में एक जिम होता है, उस अपार्टमेंट में एक पार्क होता है। वो उस अपार्टमेंट के यूज करने के लिए होता है, उस अपार्टमेंट के लोगों को यूज करने के लिए होता है। जैसे गांव में भी 4-5 फार्मर्स मिलके क्या करते हैं, एक खेत ले लेते हैं, ग्रेजिंग लैंड ले लेते हैं, वहाँ वही 4-5 फार्मर्स की गायें भैंसें घूमती हैं। तो ये कम्युनिटी रिसोर्स हो गया। तीसरा कौन सा होता है? नेशनल। नेशनल जो नेशन के अंडर आए, जैसे कि सड़कें, रोड्स, फ्लाईओवर्स। और फिर होता है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल कौन सा हो गया? जो भैया सब लोग ले रहे हैं, सब लोग मतलब सब लोग, सॉरी सब लोग नहीं, मतलब जो आउट ऑफ द नेशन का है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जो हमारा सी एरिया है उसमें एक पर्टिकुलर एरिया तक वहाँ पे सिर्फ हम लोगों का पानी है। अगर हमें उसके बाहर जाना होगा तो हमें वो क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आपने राम सेतु मूवी देखी हो तो वहाँ पे देखा होगा, आपने कहा था इसको बॉर्डर को पार मत करना क्योंकि वो श्रीलंका का पानी लग जाएगा। तो वो और एरियाज का होता है, वो डिवाइडेड हो, जैसे लैंड पे बॉर्डर्स होते हैं वैसे सी एरियाज में भी बॉर्डर्स होते हैं। ठीक है,
तो ये हो गया ओनरशिप के बेसिस पे। अब अगर हम आगे चले, दूसरा हो गया स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे। इसमें भी 4 होते हैं, पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स, स्टॉक और रिजर्व। बहुत कंफ्यूजिंग सा है ये चारों ही, क्योंकि पोटेंशियल कहते हैं वो रिसोर्स होते हैं जो एक्चुअली अवेलेबल है, जो अवेलेबल है बस। दूसरे में क्या है, डेवलप में जो अवेलेबल है, डेवलप्ड है, लोगों के पास उसको यूज करने की टेक्नोलॉजी है। स्टॉक में क्या हो गया, ऐसे रिसोर्सेज जो अवेलेबल है लेकिन उनको यूज करने की टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे इसका एग्जांपल दूं तो राजस्थान में जैसे बहुत सारी विंड एनर्जी है लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। और रिजर्व कौन सा हो गया, ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम रखते हैं, संभाल के रखते हैं, हमारे पास उसको यूज करने की टेक्नोलॉजी भी है, हमें पास वो रिसोर्स भी है, लेकिन हम उसको फ्यूचर के लिए सेव कर रहे हैं। यानी कि जैसे आपके पास घर के बाहर मर्सिडीज खड़ी है, आपको चलानी भी आती है, लेकिन कहीं स्क्रैच ना लग जाए तो आप उसको बाहर नहीं निकाल रहे हो, तो वो होते हैं रिजर्व। और इसका मैं अगर ज्योग्राफी के बेसिस पे एग्जांपल दूं तो लेक वाटर होता है ना, लेक का पानी जो होता है वो अभी हम इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन इन फ्यूचर जब पानी में कमी आएगी तो हम उसमें बहुत स्पीड दिला के उससे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो ये थे बेटा आपके चारों के चारों क्लासिफिकेशन, ओरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, ओनरशिप एंड स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है मेरी जान, चले आगे। क्लियर है इतना? इतना सबको क्लियर है तो थम्स अप दे दो जल्दी जल्दी कमेंट्स में, जल्दी जल्दी थम्स अप दे दो। ठीक है, चलो ये आपकी बुक का ही एक चार्ट चिपका है। चलो अब कंसेप्ट आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। पढ़ा हुआ है यार डेवलपमेंट चैप्टर में, ऐसी डेवलपमेंट जहां प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को करना है फुलफिल और फ्यूचर जनरेशन की नीड्स के लिए भी रिसोर्सेज को क्या करना है, बचा के रखना है, संजो के रखना है, संभाल के रखना है। जैसे मम्मी का दिल होता है ना, अगर 2 बच्चे हैं तो एक बच्चे ने अगर रोटी खा ली है, सब्जी खत्म होने वाली है, वो इक्वली डिवाइड करती है, वो उसको भी सेटिस्फाई करने की कोशिश करती है और दूसरे बच्चे के लिए भी पहले ही कटोरी अलग कर लेती है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना जैसे कि आपके पास प्रेजेंट की नीड को पूरा करना है तो फ्यूचर के लिए भी बचा के रखना है। Sustainable economic development means development should take place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the needs of the future generation. वही बात मैंने बोली, अब इसी पे बेस्ड। रियो डी जेनेरियो, कान नाक आंख सब खुले के रखना कपड़ों को छोड़ के, क्योंकि मैं आपसे सवाल पूछूंगी बीच में। रियो डी जेनेरियो, रियो मनी हाइस्ट वाला आ गया ना याद, हैंडसम सा है ना। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 1992 में एक मीटिंग हुई, जून में फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हुई रियो डी जेनेरियो में। द समिट एड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इन प्रॉब्लम से बातचीत हुई, लीडर्स जो थे 100 कंट्री से भी ज़्यादा आए और इन्होंने बहुत सारी बातों पे डिस्कस किया। दे ऑल्सो अडॉप्टेड ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स एंड एजेंडा 21। ये 2 चीज़ें इन्होंने अडॉप्ट की, जिसमें से एजेंडा 21 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक डेक्लरेशन थी जो साइन की गई यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस में ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट 1992 में जो रियो डी जेनेरियो में हुई थी। इसके तहत बहुत सारे रेकरिंग प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कशन होनी स्टार्ट हो गई थी एंड उसके लिए स्टेप्स लेने शुरू कर दिए थे। प्रॉब्लम्स जैसे कि इन्वायरमेंटल डैमेज, गरीबी, डिजीजेस, जो भी ग्लोबल कॉपरेशन के साथ मिलके इन्होंने इसको रिजॉल्व करने के लिए काम करना शुरू कर दिया था। अब आता है रिसोर्स प्लानिंग। देखिए बच्चों, जब घर में राशन के लिए पूरी प्लानिंग की जाती है तो पूरे देश में रिसोर्सेज के लिए भी तो प्लानिंग करनी पड़ेगी। रिसोर्स प्लानिंग का मतलब रिसोर्सेज को प्लान्ड मैनर में यूज करना, क्योंकि रिसोर्सेज अनलिमिटेड इन नेचर एंड डिमांड्स आर अनलिमिटेड इन नेचर।
Planning in the widely accepted strategy for judicious use of resources. Resource planning is essential for sustainable development in India because some regions are rich in resources and the other regions are deficit. उनके पास नहीं है वो resource. There are some regions जहाँ पे self sufficient है resources, लेकिन दूसरे regions को पहले religion से borrow करना पड़ता है, barter करना पड़ता है, और ये समझदारी की भी बात है. तो इसमें कुछ स्टेप्स आए और इसके ऊपर स्टेप्स एग्जाम में पूछ सकते हैं. तो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसका स्टेप नंबर 1 इज, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कितने रिसोर्सेज कौन कौन से एरिया में पाए जाते हैं. तो अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री दिस इन्वॉल्व सर्विंग, मैपिंग, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेट कि रिसोर्स कहाँ, कितना, कैसा पाया जाता है. नेक्स्ट इज एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाना जिसमें ये देखना कि किस एरिया में कौन सा रिसोर्स है और किस एरिया में उस रिसोर्स की कमी है. तो क्या कर लिया जाएगा, बार्टर कर लिया जाएगा. जो उसके पास रिसोर्स होगा वो इसको शेयर कर देगा, जो इसके पास होगा वो इसको शेयर कर देगा. लास्ट, मैचिंग द रिसोर्स एंड डेवलपमेंट प्लान. बहुत इंपॉर्टेंट सबसे लास्ट का प्लान, क्योंकि जब हमने रिसोर्स प्लान बना लिया, डेवलपमेंट प्लान बना हुआ है, अगर हम उनको मैच नहीं करेंगे और बाय चांस एक ऐसा डिसीजन ले दिया जिसमें डेवलपमेंट में कमी आ गई, तो भैया लड़ाइयाँ हो जाएंगी. तो इसीलिए लास्ट स्टेप, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू मैच द रिसोर्स प्लान विद द डेवलपमेंट प्लान. ओके, नेक्स्ट टॉपिक, conservation of resources. Already said, resources are limited in nature. That's why there is a high need to conserve these resources. Resources are vital for any developmental activity to overcome the problems of irrational consumption. Irrational मतलब unequal consumption and overutilization of resources. लिए जा रहे हैं, use किए जा रहे हैं. Resource conservation at various levels are important. An international level resource conservation was advocated in 1968 at Club Rome. ये important नहीं है, वो important था, मैंने बता दिया था. The Brundtland Commission report extensively mentioned the necessity of resources. तो ये बता ही दिया था. ये बताना क्या यार, हमको पता ही है कि resources जो है वो limited in nature है, और limited in nature होने की वजह से उनको भैया क्या है, कंजर्व करने की रिक्वायरमेंट है. चलो भाई जल्दी से कमेंट में बता दो कि रियो डी जेनेरियो में जो मीटिंग हुई थी वो कौन से ईयर में हुई थी. फटाफट से बता दो चुन्नू मुन्नू मेरे सारे के सारे, जल्दी से. क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड. 1992 में हुई थी ब्राजील में. वेरी गुड. अब गांधी जी ने एक बात कही, 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है. गांधी जी वॉज वेरी एप्ट in voicing his concern about resource conservation. He placed the greedy and selfish individuals and exploitative nature of modern technology as the root cause for resource depletion. उन्होंने कहा ये जो रिसोर्स की कमी है ना, एक्चुअली में कमी नहीं है, ये लोग ना लालची हैं. ये लोग जो हैं वो इतना यूज कर रहे हैं रिसोर्सेज को, इतना इस्तेमाल कर रहे हैं कि रिसोर्स की कमी हो रही है नेचर में. तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि अर्थ प्रोवाइड्स, कह रहे हैं हमारी धरती माँ इतना तो प्रोवाइड करती है कि हम सबकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें, लेकिन हम किसी की ग्रीड को सेटिस्फाई नहीं कर सकते. तो देयर इज इनफ फॉर एनीबॉडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड. लालच के लिए नहीं है बल्कि उनकी नीड के लिए है. ठीक है मेरी जान. महात्मा गांधी वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन. ऑल्सो ही सेड वन मोर लाइन, ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन. बहुत सारा प्रोड्यूस मत करो, बहुत सारे लोगों का यूज करके प्रोडक्शन करो. दैट इज ही वॉज फोकसिंग ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. सामान पे सामान तो बना ही जा रहे हो, लेकिन लोग नहीं है बनाने के लिए, मशीनरीज हैं. तो ही वॉज सेइंग दैट इन दैट मैनर. चमका एकदम क्लियर, पक्का. देख लो, क्योंकि वैसे मैं इस चैप्टर को 3 भागों में बांटती हूँ. एक होता है रिसोर्स की सारी एक्सप्लेनेशन, इंट्रोडक्शन, फिर हम बात करते हैं दूसरी क्लास में लैंड
के बारे में और फिर हम बात करते हैं सॉइल के बारे में। लेकिन आज के इस लेक्चर में मैं आपको रिसोर्स का इंट्रोडक्शन और लैंड एज अ रिसोर्स पूरा पढ़ा दूंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे सॉइल एज अ रिसोर्स, साथ ही साथ इसके कुछ क्वेश्चंस। लेकिन मैं आपको बता दूं, तब तक 2 मिनट रुके, तब तक आप देख लीजिए कुछ डाउट है तो। वो ये कि हमारे पेड बैचेस में ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं, जहाँ पे ये तो रिकॉर्डेड सेशन है, यू ऑल नो, पता ही चल गया होगा। लेकिन वैसे हम लोग वहाँ पे लाइव मिलते हैं, एक पूरा स्केड्यूल है जहाँ वीक में 3 डेज मेरी क्लास होती है, इंग्लिश की क्लास होती है, साइंस की क्लास होती है, मैथ्स की क्लास होती है, एंड साथ ही साथ वहाँ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, वीकली टेस्ट, क्विजेज एंड बहुत सारा मस्ती के साथ, फन के साथ, एज द नेम ऑफ आवर चैनल सजेस्ट, पढ़ाते हैं। तो वो अगर आपको इनरोल करना है तो साइंस एंड फन की ऐप इज़ अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर, वो आप जाके देख सकते हैं। उस पर सारे बैचेस इनलिस्टेड हैं। क्लास 10th का बोर्ड्स फाउंडेशन बैच है, वो आप परचेज कर सकते हो, बहुत ही मिनिमल अमाउंट 1300-1400 रुपये में पूरे साल का आपको वहाँ मिल जाएगा। लाइव क्लासेस हैं, अगर आपकी छूट जाती है तो आप रिकॉर्डेड भी दे सकते हो। पीडीएफ जो भी हैं, पीपीटीज हैं, वो वहाँ मिल जाती हैं। एक्स्ट्रा नोट्स, एक्स्ट्रा माइंड मैप्स, एक्स्ट्रा इवेंट्स एंड डेट्स का लेक्चर सब वहाँ पे मिल जाता है, तो वो भी आप कर सकते हो। बाकी यूट्यूब पे तो वी आर टीचिंग रिलीजियसली। ओके, सो आज सेकेंड हाफ इज लैंड एज अ रिसोर्स। अभी तक हमने रिसोर्सेज का इंट्रोडक्शन कर लिया, अब उसमें एक रिसोर्स का टाइप आता है लैंड, फिर आएगा सॉइल। तो लैंड जमीन, जमीन फिक्स्ड है, खींच के बड़ा नहीं कर सकते, कोई इतना बाहुबली नहीं है। लैंड इज अ फिक्स्ड असेट एंड अ स्कार्स एसेट। स्कार्स का मतलब लिमिटेड इन नेचर। Population is increasing day by day. India became the first populous country in the whole world. Land is a very important natural resource. लिमिटेड है तो इसकी नीड्स जो है उसको यूज करना पड़ेगा बहुत ही ज्यादा केयरफुल प्लानिंग से। India's geographical area comprise of variety of relief features, that is 43% plains पाए जाते हैं जो हमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। 30% माउंटेनियस रीजन है जो हमें प्रीनियल रिवर, प्रीनियल मतलब बहता हुआ पानी, पूरे साल बहने वाला, river, water, sites for tourism, ecological aspects and 27% plateaus जहाँ पे हमें minerals और बहुत सारे resources भी मिलते हैं। तो ये हमें land provide करता है। The geographical process in which a piece of land is used for various economic purposes. Forest. Forest को हमारे देश में 33% होना चाहिए पूरे geographical area का, लेकिन अब बहुत कम है क्योंकि अगेन पॉपुलस कंट्री, चाहिए लैंड, हम इसलिए इसको रेकलेसली डिफॉरेस्टेशन करते हैं। A large area of land is covered with trees. Land not available for cultivation. देखो यार, ऐसी ज़मीन जिसमें हम कल्टीवेशन नहीं कर रहे तो क्या कर रहे होंगे हम उस ज़मीन पे? सिंपल सा आंसर है, या तो वो ज़मीन बंजर होगी, वेस्ट होगी, या फिर वो ज़मीन को हम यूज़ कर रहे होंगे नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए। नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस जैसे कि बिल्डिंग्स बनी होगी, रोड्स बनी होंगी, इंडस्ट्रीज बनी होंगी, और क्या, यही सब तो हो रहा होगा, है कि नहीं? ये तो सिंपल सा आंसर है। इसके बाद हम बात करते हैं अनकल्टिवेटेड अदर लैंड। देखो क्या कर रहे होंगे हम, उस पर ग्रेजिंग लैंड बनाए हुए होंगे, बड़े बड़े ट्रीज उग रहे होंगे भैया, है ना भाई? तो ये हो रहा होगा। फैलो लैंड की बात कर लेते हैं, 2 तरीके की होती है, करंट फैलो और अदर देन करंट फैलो। करंट फैलो जिसमें हम 1 या उससे भी कम साल के लिए, थोड़े से महीनों के लिए उसको खाली छोड़ देते हैं, जस्ट टू रीगेन इट्स न्यूट्रिएंट्स, कि अपने न्यूट्रिएंट्स को वो रीगेन कर ले। और अदर देन करंट फैलो में आ गई जिसको हम 1 से 5 साल तक के लिए खाली छोड़ देते हैं फॉर न्यूट्रिएंट्स रीगेन। Next is net sown area. Net sown area, it is the total area sown with crops and orchards, fruits, flowers. It represents an area in which total crops are grown only once a year. तो नेट सोन एरिया इज अ एरिया जहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया पे हम सिर्फ एक बार खेती करते हैं। एंड ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, टोटल सोन एरिया में से नेट सोन एरिया माइनस करके निकल आता है। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया इज इक्वल्स टू, कोई कैलकुलेशन नहीं आएगी एग्जाम में, डोंट वरी, टेंशन में मत बैठ जाना। टोटल सोन एरिया माइनस नेट सोन एरिया, ये होता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ठीक है, चलिए अब लैंड डिग्रेडेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब लैंड की क्वालिटी में कमी आना, लैंड खराब होना। बिना इसको पढ़े भी सोचो ना,
ये तो हो गया मेजर्स टू कंट्रोल। पहले तो रीजंस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन सोचो कि क्या क्या है। पहला क्या है लैंड डिग्रेडेशन का कारण? डिफॉरेस्टेशन भैया, हम बहुत ज्यादा पेड़ों को काट रहे हैं, है ना भाई। दूसरा सॉइल इरोजन, सॉइल की अगर लेयर हट जाएगी तो लैंड खराब होगी। तीसरा माइनिंग, है ना, माइनिंग हो गया एक। डिस्पोजिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से आप लोगों को, मतलब हम लोग जो हैं वो लैंड को डिग्रेड करते हैं, खराब करते हैं, उसकी क्वालिटी में कमी लेके आ जाते हैं। तो ये सभी कारण है, ठीक है। लेकिन इन कारणों को रोक कैसे सकते हो? पेड़ लगाओ यार, ग्रेजिंग को मैनेज करो। ग्रेजिंग को मैनेज करने का मतलब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि जब आप मोमोज खाने जाते हो, आप मोमोज खा रहे हो खा रहे हो खा रहे हो, क्या आप प्लेट भी खा जाते हो? लेकिन अगर आप गाय के आगे रखोगे, वो प्लेट भी खा जाएगी, वो थैली भी खा जाती है। यही तो फर्क है इंसान और जानवर में। और क्या फर्क है? यही तो फर्क है। तो इसीलिए ग्रेजिंग जब करती हैं गाय भैंसे, वो जब खाती हैं फसल, वो जब खाती हैं ग्रासेस, तो उसकी जड़ें भी उखाड़ देती हैं, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेड होती है। तो उसको मैनेज करो। शेल्टर बेल्ट्स लगाओ, बताऊंगी सॉइल वाले टॉपिक में क्या होते हैं। सैंड ड्यूज लगाओ जिससे वो सिकोड़ के रखें सॉइल को। वेस्टलैंड को मैनेज करो, माइनिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल करो, प्रॉपर डिस्पोज करो इंडस्ट्रियल वेस्ट को। पहले ट्रीट करो फिर ही डिस्पोज ऑफ करो, वो लैंड को हानि ना पहुंचाए, ऐसा वेस्ट ना हो। तो ये कुछ मेजर्स हैं। फिर एक एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न इन इंडिया? क्या है लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न? तो टोटल एरिया ऑफ लैंड इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन सिर्फ 93% है जो यूज में है। नेट सोन एरिया, इसमें परसेंटेजेस लर्न करनी पड़ेंगी। 45 अब अच्छा एक बात और, अभी जो बुक लेटेस्ट नहीं आई है उसमें हो सकता है ये परसेंटेज अलग हो, तो एक बार वो मैच कर लेना प्लीज। फॉरेस्ट शेयर जो है वो इतना है, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज इतना है, परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड इतनी है, कल्चरलेबल वेस्ट लैंड इतनी है, फैलो लैंड इतनी है, फैलो अदर देन करंट फैलो इतनी है। तो ये परसेंटेजेस लिखने होंगे, लैंड यूज पैटर्न में आ जाता है एग्जाम में। यस, व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन अभी बताया। 3 कॉजेज बताओ, तो 3 कॉजेज में आपके कौन कौन से हो गए भैया? पहले तो लैंड डिग्रेडेशन की डेफिनेशन, डिफॉरेस्ट्रेशन अभी बताया, सारा डिग्रेड हो चुका है, वो उसका परसेंटेजेस भी बता रखा है, तो जो अभी बताया वही है इसका आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट मेजर्स कैन बी अडॉप्टेड फॉर प्रिवेंटिंग लैंड डिग्रेडेशन, वही अभी सैंड ड्यून्स लगाओ, उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ है ये सारा, कि भैया कैसे कैसे करो आप लोग, ये पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ है, ठीक है। पहले बताओ क्लियर है इतना आप लोगों को? कोई डाउट है तो पूछ लो भैया, दीदी, कोई भी डाउट है तो पूछ लो। ये मैंने अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन कोई नहीं कराए हैं, ये लैंड टॉपिक को कवर कराने के लिए 3 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लैंड टॉपिक के ही थे तीनों क्वेश्चन। उससे पहले जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एजेंडा 21, रिसोर्स प्लानिंग के स्टेप्स, व्हाई देयर इज अ नीड टू कंजर्व रिसोर्सेज, ये 4 क्वेश्चन उस वाले टॉपिक से बनते हैं जो आ जाते हैं। कमेंट्स में आंसर चाहिए अब, कमेंट्स में आंसर। हाउ कैन द रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन? जल्दी से फटाफट से बता दो कि ओरिजिन के बेसिस पे हमने क्लासिफाई किस किस नाम पे किया है रिसोर्सेज को। जल्दी से 5 सेकेंड्स, 1 2 3 4 and 5। So the correct answer is biotic and abiotic, क्योंकि रीन्यूएबल नॉन रीन्यूएबल एग्जॉस्टेबिलिटी के बेसिस पे थे, इंडिविजुअल कम्युनिटी ओनरशिप के बेसिस पे थे, पोटेंशियल रिजर्व स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द अर्थ समिट हेल्ड? अरे मेरी जान, ये तो मैंने बीच में ही पूछा था यार,
ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैम तो भैया नाराज हो जाएगी। और मेरे पुराने साल वाले जिगर के छल्ले जानते हैं कि अगर मैम नाराज हो जाती है तो वहाँ उनको गोलगप्पे खिलाने पड़ते हैं, गोलगप्पे पार्टी देनी पड़ती है। यस, वेरी गुड। इट्स 1992। नेक्स्ट, देर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। ये किसने बोला था? ऑप्शन दूं क्या कि ऐसे ही बता दोगे? है भाई, किसने बोला था ये? विनोबा भावे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या अटल बिहारी वाजपेयी? ये किसने बोला था? क्या कह रहे हो? विनोबा भावे? महात्मा गांधी जी ने, इन्होंने ये भी कहा था कि मास प्रोडक्शन पे नहीं, प्रोडक्शन बाय मासेस पे ध्यान दो। ठीक है, चलो। ब्यूरियल ग्राउंड, ब्यूरियल ग्राउंड मतलब जहां पे हम लाशें दफनाते हैं, मुर्दा घर। तो ब्यूरियल ग्राउंड किसका एग्जाम्पल है? देखो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, क्लासिफिकेशन में तो ऐसे आ जाते हैं। कम्युनिटी रिसोर्स है, नेशनल, इंडिविजुअल या इंटरनेशनल? जल्दी बता दो, जल्दी। हाँ, बिल्कुल, इट्स अ कम्युनिटी रिसोर्स। वेरी गुड। तो इसी के साथ हमारा आज का ये लेक्चर होता है समाप्त। एक बार मैं बता दूं कि डिफाइन resources, explain agenda 21, explain the steps of resource planning, and fourth, why there is a need to conserve resources। तो ये चारों क्वेश्चन वहां से बनते हैं। लैंड वाले 3 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। इसी के साथ ये लेक्चर पूरा विद क्वेश्चंस होता है समाप्त। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं ज़रूर पढ़ती हूँ कमेंट्स। और साथ ही साथ आप मेरे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं आपको बता दूंगी। आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, मैं हर जगह रिप्लाई कर दूंगी। लेकिन कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। और अगर और पर्सनल अटेंशन चाहिए तो आप हमारा पेड बैच खरीद सकते हो जो साइंस एंड फन की ऐप पे अवेलेबल है। बोर्ड्स फाउंडेशन बैच 23-24 वो आप परचेज कर सकते हो, जहाँ मैं आपको 3 दिन हफ्ते में दिमाग तो खाऊंगी ही खाऊंगी। ठीक है, तो आई होप कि सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा इस चैप्टर से। अगर आपको कोई भी डाउट है पूछ लेना। मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 ऑफ रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में जल्द ही। तब तक के लिए बाय बाय।